नमस्कार छात्रों। जियोग्राफी अड्डा में मैं भरत कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमने जियोग्राफी की फर्स्ट चैप्टर है उसका जो पहला भाग हमने पढ़ा था, उसी कड़ी में हम दूसरे भाग की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हमने जियोग्राफी जो मानव भूगोल का जो पहला चैप्टर है उसमें दो परिभाषाएं हमने पढ़ लिया है। जिसमें एक तो रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित किया था हमने, दूसरा कुमारी एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित किया था हमने। अब थर्ड जो हमारे सामने व्यक्ति है वो है विडाल डी लाप्लास, जो आपके सामने दिखाई दे रही है, जो कि फ्रांस के है। इन्होंने मानव भूगोल की एक डिफरेंट परिभाषा दी है, जो कि बहुत ही साइंटिफिक परिभाषा है मेरे अकॉर्डिंग। तो उसी की हम बात करने जा रहे हैं। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार प्रदान करती है। हमने ये तो पढ़ा था मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंध है, जो रेडजेल भी बता रहे हैं। तो इसमें क्या डिफरेंट हो रहा है, विडाल डी लाप्लास ने क्या बताया, इसमें संबंधों का एक नया विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियम जो मानव ने नहीं बनाए, जैसे ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ये मानव ने नहीं बनाए, ये भौतिक नियम है। जैसे वसंत ऋतु आने पर पतझड़ का मौसम आ जाता है, शरद ऋतु भी आने पर मानव अपने आप को उसमें ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र का चुनाव अलग अलग मौसम के अनुसार करने लग जाता है। तो ये मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, भौतिक नियम है। मतलब प्रकृति अपने आप कुछ नियम बनाती है, जिसके अनुसार मनुष्य उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो कुछ भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले मनुष्य के पारस्परिक संबंध, किसके साथ में भौतिक नियमों तो किसके है, पृथ्वी और प्रकृति के नियम है, और मनुष्य उसके साथ में अपने आप को ढाल लेता है। इसी पर इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया। का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। संश्लिष्ट मतलब अधिक जोर देना, उस चीज़ पे किसी चीज़ पे फोकस करना। तो विडाल डी लाप्लास ने यही किया कि पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंध है, ये तो रेडजेल बता रहे हैं। उनके बीच में नया संबंध क्या है, पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियम है। भौतिक नियम आप जानते ही हो, जो मनुष्य नहीं बना, प्रकृति के अनुसार ऑटोमेटिक कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, उस नियम के अकॉर्डिंग मनुष्य अपने आप को उसके अनुसार क्रिया करने लग जाता है। इसी बात पर जोर दिया किसने, विडाल डी लाप्लास ने। अब इसी परिभाषा को इन्होंने एक नाम दिया, संभववाद। आपने नाम सुना होगा संभववाद। संभववाद का मतलब है पॉसिबिलिटिज्म, मतलब कोई चीज़ पॉसिबल होना, मतलब प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मनुष्य उसका फायदा उठाकर उस पर विजय हासिल कर लेता है। ठीक है ना। जैसे शरद ऋतु में हम शरद ऋतु को रोक तो नहीं सकते, लेकिन ऊनी वस्त्र पहनकर उनसे बचाव कर सकते हैं। तो प्रकृति ने अवसर प्रदान किया, हमने उसका फायदा उठाया, दैट इज ए संभववाद, द पॉसिबिलिटी। तो मानव का प्रभाव अधिक रहता है, क्योंकि मनुष्य इसमें क्या होता है, एक्टिव पर्सन होता है। किसमें, संभववाद में। मतलब प्रकृति तो अवसर ही देती है, लेकिन मनुष्य उसका फायदा नहीं उठाएगा तो क्या फायदा फिर अवसर का। यही बात विडाल डी लाप्लास कहते हैं। तो आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए संभववाद की संकल्पना किसने दी, विडाल डी लाप्लास ने दी। दूसरे शब्दों में कहे तो रेडजेल और कुमारी एलन सी सैंपल का जो मध्य मार्ग दर्शाया, वही कौन था, विडाल डी लाप्लास था। चलो फिर आगे चलते हैं। ग्रिफिथ टेलर जो अमेरिका के एक भौगोलिक या भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने एक नई संकल्पना दी, रुको और जाओ। रुको और जाओ। जैसे आपने कहीं ट्रैफिक पे देखा होगा, रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट जलती हुई दिखा दे रही है। अब रेड का मतलब है रुको। रेड का मतलब मतलब क्या है, स्टॉप होना है, रुकना होता है, पता होना चाहिए। और ब्लू लाइन होती है मतलब ठहरे रहो, मतलब तैयार रहो, अब आपको जाने के लिए इजाजत देंगे। और ग्रीन का मतलब चले जाओ। यही है। तो यह संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने। यहाँ इसका क्या महत्व है, इसे ही नवनियतिवाद और नवनिश्चयवाद कहते हैं। नवनियतिवाद, नवनिश्चयवाद हमने पहले ही पढ़े थे, जिसमें निश्चित या नए नियम बनाकर मनुष्य से विजय हासिल करता है, किस पे, प्रकृति पर। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बनाया गया है। मतलब ये बीच का रास्ता है। तो जो भी परिभाषा है, प्रकृति और मनुष्य के बीच का रास्ता दिखाने वाले कौन थे, ग्रिफिथ टेलर थे। ये आपको पता होना चाहिए। इसने रुको और जाओ की संकल्पना प्रस्तुत की, इसे नियतिवाद और नवनिश्चयवाद कहते हैं। मतलब निश्चय हो जाता है प्रकृति पर मनुष्य का, मतलब पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है इस विचारधारा में। ये विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने दी है, जो कि कहाँ का है, अमेरिका का है। उसके बाद में मानव भूगोल के जो कुछ हमारे सामने फैक्टर्स है, मतलब उपक्षेत्र है, एरियाज बांटे गए हैं, उन पर थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। जिसमें नगरीय भूगोल आता है। नगरीय भूगोल में जैसे सन्नगर, महानगर, मेगानगर, आपने ये बहुत सारे आगे पढ़ोगे जाके, जिसमें नगरों का अध्ययन किया जाता है, वही भूगोल। मानव ने बनाया नगर, तभी तो मानव भूगोल में आए। ठीक है ना। जनसंख्या भूगोल, जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, कौन से राज्य की किस प्रकार की जनसंख्या किस प्रकार से निवासित है। आवास भूगोल, आवास में भूगोल रेजिडेंसी, मतलब किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, किस प्रकार वातावरण के अनुसार लोग अपने आप को उसमें सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, मतलब संभववाद की विचारधारा यहाँ ज़्यादा जोर देगी। और सामाजिक भूगोल मतलब सोशल स्ट्रक्चर, मतलब समाज के साथ और जियोग्राफी के और प्रकृति के साथ किस प्रकार का संबंध बना के व्यक्ति रह रहा है। और राजनीतिक भूगोल, वहाँ की मतलब स्ट्रक्चर, मतलब वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, राजनीति वो किस प्रकार चल रही है, लोगों को क्या क्या रूल और नियम फॉलो करने पड़े अलग अलग क्षेत्र में रहने के लिए। आर्थिक भूगोल, मतलब लोगों को रोजगार के साधन कितने हैं, इनकम का सोर्स क्या है लोगों के पास, उसका अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। कहते जी आप सबको ये बातें पता होनी चाहिए। अब इसके सम सेक्टर्स होते हैं कुछ, इसमें आपको बताया जाएगा। सामाजिक भूगोल में बहुत सारी सब क्लोज है, मतलब उपक्षेत्र बांटे गए हैं। और राजनीतिक भूगोल में कुछ उपक्षेत्र है और आर्थिक भूगोल कुछ उपक्षेत्र है। सामाजिक भूगोल में व्यवहारवादी भूगोल जो
आम लोगों तक पहुंचाओ। मतलब आम लोग, प्रत्येक लोग कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े रहते हैं। मतलब प्रकृति उसका किस प्रकार का व्यवहार है। जैसे पहले के ज़माने में प्रकृति के लोग पूजा करते थे, आजकल नहीं करते, तो कुछ नज़रिया बदल चुका है। और सामाजिक कल्याण का भूगोल, गोल फेर का भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल। समाज में बहुत सारे लोग प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं, मतलब बिना हानि पहुंचाए, लेकिन आजकल हानि पहुंचाई जाती है। तो सामाजिक कल्याण के अनुसार लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये सब सामाजिक भूगोल के फैक्टर्स है। जिसमें सांस्कृतिक और अवकाश का भूगोल बताया गया। सांस्कृतिक मतलब हमारा कल्चर किस टाइप का है। अवकाश से भूगोल मतलब किस प्रकार हम अपने आप को, जिंदगी को एक अच्छी लाइफ दे सके, रिलीफ दे सके, प्रकृति के साथ किस प्रकार का सामंजस्य रखकर। लिंग भूगोल में मतलब स्त्री पुरुष का पिरामिड आपको दर्शाया जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, इस प्रकार के जितने भी सब क्लोज है वो हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं क्लियर होते जाएंगे। ऐतिहासिक भूगोल मतलब पुरातत्व इतिहास में किस प्रकार का व्यक्ति का भूगोल के साथ मतलब प्रकृति का संबंध था, आज किस प्रकार का है, ये ऐतिहासिक भूगोल में पढ़ेंगे। चिकित्सा भूगोल मतलब लोगों प्रकृति के अनुसार पहले के जमाने में आयुर्वेद औषधि बनाना, मतलब लोगों को वही थे, मतलब बहुत जड़ी बूटियों से दवाई बनाना, वो चिकित्सा भूगोल इसमें आती है। ये सब सामाजिक भूगोल के समाज में स्ट्रक्चर चलते रहते थे। उसके बाद में हमारे सामने आता है राजनीतिक भूगोल, जब पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसमें निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। निर्वाचन मतलब एक इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी चीज़ को चुनाव करना। मतलब राजनीतिक भूगोल में किस प्रकार के व्यक्ति को चुना जाना चाहिए, किस क्षेत्र में किस प्रकार के व्यक्ति और किस प्रकार के रिक्वायरमेंट अनुसार उसको वहाँ निर्वाचित करना है, इलेक्टर करना। सैन्य भूगोल मतलब सैनिक जो होते हैं हमारे बॉर्डर के, वो राजनीतिक भूगोल में आते हैं। थर्ड जो भूगोल है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। इसमें सबसे होता है संसाधन भूगोल, मतलब रिसोर्सेज क्या है, मतलब क्या प्रकृति के हमारे वो कच्चा माल या रॉ मटेरियल जिसके अनुसार एक प्रकृति के साथ मनुष्य सामंजस्य बिठाकर एक इनकम का सोर्स बना सकता है। मतलब आर्थिक का मतलब है किस प्रकार व्यक्ति अपने आप को इनकम प्राप्त कर सकता है प्रकृति के साथ। कुछ संसाधन से कृषि करके भी इनकम अर्जित की जा सकती है, कोई इंडस्ट्री लगा सकता है। विपणन के अंदर मतलब कोऑपरेटिव या कृषि उद्योग दोनों को सम्मिलित बना के, मतलब कुछ बैंकिंग सेक्टर में जाके। पर्यटन भूगोल भूगोल मतलब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो लोग पर्यटक वहाँ पे आते हैं टूरिज्म वगैरह देखने के लिए, जैसे पहाड़, किले, नदी नाले, बहुत सारी ऐसी जगह है जो कि एक इनकम का सोर्स भी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल मतलब इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं हम दूसरे क्षेत्र में। कुछ वस्तुएं हमारे देश में होती है जो विदेशों में नहीं होती है, तो हम उनको दे सकते हैं। और हमारी रिक्वायरमेंट की वस्तु जो हमारे यहाँ इंडिया में नहीं होती, वो बाहर से मंगवा लेती है, तो ये भी हमारे साथ में एक इनकम का सोर्स है। तो इन सबको कंप्लीट करके हम कहाँ रखेंगे, आर्थिक भूगोल में, दैट इज ए इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। मैं आशा करता हूँ आप यहाँ तक पढ़े वो सारा क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगला चैप्टर कुछ इसमें रहा है, जैसे मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी अगले भाग में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।